वेलकम टू आवर स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी के 6 यूनिट का चैप्टर 6.3 जिसका नाम है सिलेक्शन मीनिंग एंड प्रोसीजर। ये आपका स्टाफिंग का थर्ड चैप्टर है, जिसमें जब हम किसी कर्मचारी को अपॉइंट करते हैं यानी कि उसकी नियुक्ति करते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन का जो होता है रिक्रूटमेंट के बाद सेकंड स्टेज आती है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। तो वैसे चयन जो होता है, कोई भी संस्था होती है वो जानबूझकर करती है ये एक्टिविटी, क्योंकि सिलेक्शन की प्रोसीजर अपने आप होने वाली नहीं है। कर्मचारियों को अपॉइंट करना है तो उसके लिए आपको सिलेक्शन की प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि चयन किसी संस्था की जानबूझकर की जाने वाली क्रिया है। इसके अंतर्गत आवेदकों की बड़ी संख्या में से निश्चित संख्या में कर्मचारियों का चयन किया जाता है। यानी कि आप अगर अपॉइंट कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन आई होगी, उसमें से आप अपने योग्य, आप अपनी जो भी प्री डिफाइंड आपकी संख्या, उसी के अकॉर्डिंग ही कर्मचारियों को सिलेक्ट करते हो। तो अब हम देखते हैं कि चयन के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से और इसमें हम क्या करेंगे। इससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये छोटा सा चैप्टर है जिसमें 2-3 टॉपिक है, जैसे इसका मीनिंग हो गया, डेफिनेशन और इसकी प्रोसेस के स्टेप और कुछ हमारे एम्प्लॉयमेंट टेस्ट है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट को एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जो हमारा सिलेक्शन है इसका मीनिंग क्या है। वैसे हमने क्या किया था, रिक्रूटमेंट की थी। रिक्रूटमेंट में क्या होता था कि भर्ती के अंदर अधिक से अधिक आवेदकों को संस्था की ओर आकर्षित किया जाता था। इस कारण से हम क्या मानते थे, पॉजिटिव प्रोसेस कहते थे। लेकिन जो सिलेक्शन है ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि इसमें से प्राप्त जितने भी आवेदन पत्र होते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है। कम मतलब ये नहीं है कि जीरो करने की, जितनी हमारी मान लेते हैं हमें बंदे तो 100 ही अपॉइंट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं और एप्लीकेशन 1000 की आ गई, तो अब हमें उन 1000 से संख्या कम करके 100 लेनी है, यानी कि 100 को चुनना है। इसीलिए कम से ज़्यादा से कम संख्या की जाती है, इस कारण इसको नेगेटिव माना है। और पॉजिटिव प्रोसेस रिक्रूटमेंट को इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ये कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, इस कारण उसको पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम करेंगे इसका मीनिंग। चयन का अभिप्राय आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न परीक्षणों द्वारा योग्य प्रार्थियों को पूर्व निर्धारित संख्या में चुने जाना। पूर्व निर्धारित, जैसे हमने 100 लिए तो 100 व्यक्ति 1000 में से चुने जाने की जो ये है प्रोसेस जो है वही हमारी सिलेक्शन है। और इसके अंदर ये नहीं है कि 1000 एप्लीकेशन आई, उसमें से किसी 100 को रख लिया, बाकी 900 को आपने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर कुछ टेस्ट लिए जाते हैं और टेस्ट करके फिर उसमें से आप अपने योग्य एप्लीकेंट को सिलेक्ट करते हो। तो डेल ऑर्डर ने इसकी परिभाषा दी है, चयन वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के प्रार्थियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, वे जिन्हें नौकरी दी जानी है और वे जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी है। नौकरी दी जानी है उसमें वो बंदे इंक्लूड होते हैं जो हमारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, और जिन्हें नौकरी नहीं देनी जाती है, नहीं दी जाती या नहीं देने के लिए अलग ग्रुप बनाया जाता है, उसमें वो बंदे होते हैं जो हमारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन थी। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रोसेस के बारे में। स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। अब देखो, जहाँ प्रोसेस आ जाती है, कुछ चरणों की जिक्र हो जाते हैं, कुछ स्टेप आ जाते हैं, तो उनको आपको स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट करना है। तो इसके कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले है प्राथमिक जांच, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हो गया, और इसके अंदर ही हम एक ब्लैक वो फॉर्म होता है एप्लीकेशन, वो फिल करवाती हैं। सेकेंड आता है सिलेक्शन टेस्ट आ गया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक आ गया, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब देखो ये हमारे 8 स्टेप है। एक व्यक्ति यहाँ अप्लाई करना शुरू करेगा और उसका सिलेक्शन जाकर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जाके वो जॉब पे लगेगा। तो कहने का मतलब है
कि आपको पहले नंबर पे पहला ही पॉइंट स्टडी करना है। पहले पे अगर आप 5वां पॉइंट स्टडी करते हो फिर आप दूसरा करते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आपको स्टडी करना होगा। तो इसको हम डिटेल से करते हैं, जो भी स्टेप हमने दे रखे हैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या होता है? प्राथमिक जांच। सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया जो होती है इसमें प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच करते हैं। जितनी भी एप्लीकेशन आई जाती है उन पत्रों की जांच करते हैं और जांच के दौरान ये देखा जाता है कि क्या वे जो प्रार्थी है वो वांछित योग्य है। वांछित योग्य का मतलब हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे। इस क्राइटेरिया में अब ये वांछित योग्यता में ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति जो है संस्था में किन शर्तों पर उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे वेतन होगा, अवधि होगी, पदोन्नति, इनके बारे में शर्तें रख सकते हैं। जिन प्रार्थियों की शर्तें संस्था को स्वीकार नहीं होती उन्हें प्राथमिक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाता और उनके पास एक खेद पत्र लिखकर भेज दिया जाता है। इस प्रकार अयोग्य प्रार्थियों को प्राथमिक साक्षात्कार में न बुलाना संस्था के ये सोचकर नहीं बुलाती कि ना ही तो संस्था का टाइम और मनी वेस्ट हो और ना ही उन व्यक्तियों का जो अयोग्य घोषित हुए हैं। अब देखो इसमें प्रीलिमिनरी जांच के अंदर 2 स्टेप आते हैं। 2 स्टेप कौन से आएंगे इसके अंदर? सबसे पहला आता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में ये देखना होता है कि क्या प्रार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से पद के योग्य है या नहीं है, या इंटरव्यू के दौरान प्रार्थी से ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसकी शिक्षा कितनी है, उसकी इस काम में रुचि, उसकी आयु, इन सब बातों के बारे में पूछा जाता है। जब वो प्राथमिक साक्षात्कार में सफल हो जाता है तो उन्हें एक रिक्त खाली प्रार्थना पत्र यानी कि एक ब्लैंक फॉर्म भरवाने के लिए कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं, एक जो भी इंटरव्यूअर होता है उसकी सारी सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं और सूचनाओं के आधार पर प्रार्थी जो भी एप्लीकेंट होता है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो अगर इस जॉब में रुचि ले रहा है तो क्यों ले रहा है। अब देखो सेकंड स्टेप पे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद उसको एक फॉर्म दिया जाता है, फिलिंग इन ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। एक फार्म भरवाया जाता है। ये फार्म जो होता है हर एक संस्था का अलग अलग होता है, अलग अलग पदों के लिए भी अलग अलग हो सकता है क्योंकि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। इन फार्मों को तैयार करते समय या 2 बातों को ध्यान रखना जाता है फर्म के द्वारा। एक तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त हो जाएं और दूसरा इसमें ऐसी सूचनाएं हो जो बिल्कुल संक्षिप्त रूप से उत्तर देकर पूछी जा सके। तो इसमें कौन कौन सी सूचनाएं पूछी जा सकती है? सबसे पहला योग्यता। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, टेक्निकल उसकी योग्यता, उसका एक्सपीरियंस, भाषा का उसको ज्ञान, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान है, क्या उसने कोई ट्रेनिंग ली है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है। सेकंड, इस फार्म के अंदर पूछा जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसका नाम, पिता का नाम, आयु, वैवाहिक स्थिति, लिंग, पारिवारिक स्थिति और उसका इंटरेस्ट, हॉबीज जो होती है उसके बारे में पूछा जाता है। थर्ड, इस फार्म में ये मिनिमम एक्सेप्टेबल सैलरी, यानी कि उसमें एक कॉलम ये भी होता है कि आप न्यूनतम कितनी सैलरी पर काम करना पसंद करते हैं, ये जानकारी भी ली जाती है। रेफरेंस के अंदर 2 या 3 ऐसे व्यक्तियों के नाम पूछे जाते हैं जिससे प्रार्थी के चरित्र का या उसके सामाजिक संबंध है उनकी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सके। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ ऐसी सूचनाएं जो चयन करने, सिलेक्शन के टाइम जरूरी हो सकती है, सहायक हो सकती है, वो सूचनाएं पूछी जाती है। अब आता है सेकंड स्टेप, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन में क्या करते हैं? अब देखो इस प्रक्रिया के अंदर कुछ एबिलिटी और स्किल का माप किया जाता है, यानी कि उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं,
तो इन के अंदर जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 2 टाइप का होता है। एक तो हो गया ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, और एक हो गया टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें उसके इंटरेस्ट के बारे में, इंटेलिजेंसी के बारे में पता किया जाता है, और थर्ड उसका एप्टीट्यूड के बारे में पता लगाया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं इसका पर्सनालिटी टेस्ट। ये इसी में आ जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट में ही होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट कंपलसरी होते हैं: इंटरेस्ट, इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी टेस्ट। थर्ड है अदर टेस्ट। अदर टेस्ट के अंदर जैसे लैंग्वेज की नॉलेज, जनरल नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है। तो ये कुछ टेस्ट लिए जाते हैं जिनको हम डिटेल में करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि दक्षता की परीक्षाएं। इस टाइम कैंडिडेट में जो होता है उसकी परीक्षा के समय उसकी उपलब्ध योग्यता की जांच की जाती है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखी जाती है, या हम कहते हैं कि विशेषकर इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि कैंडिडेट द्वारा बताई गई योग्यता और निपुणता उसमें कहाँ तक है। ये 2 प्रकार का टेस्ट होता है, उसके द्वारा पता चलता है इसकी प्रोफिशिएंसी का। स्पेशलाइजेशन या स्पेशल ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट। इस परीक्षा का मेन उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट की किसी विशेष क्षेत्र में कोई स्पेशलाइजेशन है तो उसकी जांच की जाती है। ट्रेड से रिलेटेड हम कह सकते हैं। ट्रेड का मतलब यहाँ क्षेत्र, व्यापार नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक व्यवसायी संस्था कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन कर रही है, तो वो क्या देखेगी? तो इस टाइम ये ट्रेड के बारे में, या हम कहते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जब टेस्ट लेगी तो 2 प्रकार से वो इसका पता लगाएंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट लेंगे। थ्योरेटिकल नॉलेज टेस्ट के अंदर ये देखेंगे कि कंप्यूटर के पुर्जों के बारे में पता कर लेंगे एम्प्लॉय से कि कौन कौन से पुर्जे हैं, अगर ख़राब हो जाए तो कैसे ठीक कर सकते हैं, नहीं। और सेकंड होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब है कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से कंप्यूटर पर काम करवा कर भी देख लिया जाता है। इसके बाद आता है डेक्सटेरिटी टेस्ट। जिन कामों के लिए शारीरिक श्रम की जरूरत होती है वहाँ प्रार्थियों की योग्यता की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक चतुराई परीक्षा भी होती है। इस परीक्षा में ये पता लगाया जाता है कि जो कैंडिडेट होता है वो अपने हाथ पैर कितनी कुशलता के साथ चलाता है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का आ गया, तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां चलाने की स्पीड कितनी है, कैसे है। यहाँ परीक्षा और चतुराई परीक्षा में अंतर है। चतुराई परीक्षा का मतलब है कि कंप्यूटर चलाने की स्पीड का माप किया जाता है। सेकंड आता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है इसमें व्यक्ति या जो प्रार्थी होते हैं उसके व्यवहार और कुशलता की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के एक ही क्षेत्र में समान रूप से विशेषज्ञ भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 2 व्यक्ति है या 2 या ज़्यादा व्यक्ति है, एक क्षेत्र में ही एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व में, उनकी बुद्धि, उनकी आचार विचार, उनकी रुचि, सब में अंतर हो सकता है। तो मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा आपस में तुलना करके यही बात का पता लगाना चाहते हैं कि उनकी मानसिक योग्यता का परीक्षण, कार्य के प्रति रुचि और उनकी परिपक्वता कितनी है, इस चीज़ की ही जांच की जाती है। इंटरेस्ट टेस्ट। पहला टेस्ट आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का इंटरेस्ट टेस्ट। ये जो टेस्ट आ रहे हैं ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट टेस्ट, इस परीक्षा का उद्देश्य होता है किसी कार्य में प्रार्थी की रुचि को जांचना। अगर रुचि का पता लग जाएगा तो कैंडिडेट को सही काम पर लगाना आसान हो जाता है, इससे उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी इंटरेस्ट का पता लगने के बाद। इंटेलिजेंसी टेस्ट, इसके पीछे ये मान्यता है इस टेस्ट के पीछे कि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो बहुत जल्दी से और सरलता से सीख लेता है। यानी कि अगर बुद्धिमान है तो उसकी ट्रेनिंग पे फर्म को कम खर्चा करना पड़ेगा। इसमें यह जांच की जाती है कि उसकी ग्रहण शक्ति कितनी है, रिसेप्शन पावर, मेमोरी पावर, उसकी रीजनिंग, तर्क वितर्क करने की शक्ति कितनी है।
तो इस तरह से एक इंटेलिजेंट बंदा जो है जल्दी भी सीख लेता है, आसानी से सीख लेता है, तो फर्म को उसके ट्रेनिंग पर खर्चा कम करना पड़ेगा। इस कारण से ये टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद अगला आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा ये जाना जाता है कि किसी प्रार्थी की छुपी हुई प्रतियोगिता, यानी कि कोई अगर प्रार्थी की छुपी हुई प्रतियोगिता है तो उसका पता लगाने की कोशिश की जाती है, और इसमें निश्चित किया जाता है कि उसको ट्रेनिंग द्वारा सिखाया जा सकता है या नहीं। यानी कि वह परीक्षा जो प्रार्थी को की सीखने की क्षमता का माप करती है उसी को ही हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, इस टेस्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप करने, उन्हें प्रभावित करने और मोटिवेट करने की कितनी ज़्यादा योग्यता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जिस काम पर उसे लगाया जा रहा है उसमें अगर कोई समस्या आ जाती है तो वो उसका किस तरीके से सामना करता है। एक एग्जाम्पल दे सकती है, एक व्यक्ति जो दूसरों के दुखों को नहीं समझता वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। यानी कि इसकी पर्सनैलिटी से यही आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार एक व्यक्ति ऐसा जिसको दूसरे लोगों से मिलना जुलना ही अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो एक अच्छा विक्रियाकर्ता बन सकता है? नहीं बन सकता। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते कुछ अदर टेस्ट। इन परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षार्थी की अंडरस्टैंडिंग लेवल जानना, उसकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी कितनी है, उसकी मेंटल मैच्योरिटी यानी कि वो कितने जल्दी गुस्से हो जाता है या नहीं होता, मेंटल एबिलिटी मैच्योरिटी देखी जाती है, उसकी राइटिंग एबिलिटी, उसकी अलर्टनेस यानी कि जो काम कर रहा है उसके प्रति कितना सजग है। तो इस टाइप की ये टेस्ट होते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं लैंग्वेज रिलेटेड टेस्ट। इसके अंदर ये देखा जाता है कि उसकी लिखने की स्पीड क्या है, कैसा लिखता है, उसकी भाषा शैली कैसी है, किस तरीके से वो लिपिबंद करता है यानी कि लिखता है विचारों को। सेकंड आती है जनरल नॉलेज यानी कि प्रार्थी की बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी सजगता और उसकी सामान्य रुचि के बारे में जांच की जाती है। तो ये हमारे कुछ 3 टाइप के टेस्ट थे। तो ये टेस्ट जो है 2-2 नंबर में आ जाते हैं। इन टेस्ट को अलग अलग से आप याद करना अच्छे ढंग से। इसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर का स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब टेस्ट हो जाते हैं, जब सारी परीक्षाएं पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में उसकी देखी जाती है उसकी मुख मुद्रा, बातचीत करना, उसका व्यवहार देखा जाता है, उसका इंटरेस्ट पता लगाया जाता है और साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि उसकी हाजिर जवाबी का पता लगाया जाता है। तो इस तरह से इंटरव्यू जो होती है इसमें कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकते हैं या कौन कौन सी सूचनाएं जो है वो प्राप्त करना ज़रूरी होता है। एक तो शारीरिक गुण के बारे में, दूसरा फार्म में उसने जो जो डिग्रियां भरी है उनकी वास्तविकता क्या है, कार्य में रुचि कितनी है उसकी, जवाब देने की क्षमता कैसी है, सामान्य बुद्धि कैसी है और उसकी याददाश्त कैसी है। तो इन सब बातों के बारे में इससे पता लगाया जाता है। तो देखो 2 प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। एक तो होता है प्रिलिमिनरी जिसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। सेकंड होता है रोजगार या अंतिम साक्षात्कार। ये जो है 2 चरण में होगा। एक तो पर्सनल मैनेजर के द्वारा लिया जाएगा और इसके बाद विभागीय प्रबंधक कार्य की प्रकृति के आधार पर प्रार्थी से आमने सामने बातचीत करके संतुष्ट हो जाने पर उसे साक्षात्कार में उत्तीर्ण यानी कि पास कर देता है। इसके बाद आता है बैकग्राउंड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। जब एम्प्लॉय इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उसके बारे में कुछ ऐसी व्यक्तिगत सूचनाएं पूछी जाती है जो वो खुद इंटरव्यूअर से नहीं पूछी जाएगी, कैंडिडेट से नहीं पूछी जाएगी, बल्कि उसने एक ब्लैंक फार्म भरा था, उसमें 2 व्यक्तियों के नाम लिखे थे कॉलम में, उन्हीं से जाकर कैरेक्टर वेरिफिकेशन, सोशल रिलेशन या बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया जाता है। इसके बाद आता है सिलेक्शन डिसीजन और लास्ट में जब सारी परीक्षाएं जो रोज़गार का इंटरव्यू है और उसकी बैकग्राउंड चेक हो जाती है तो उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है।
जब सिलेक्शन का डिसीजन हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन जो करवाया जाता है उसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है कि उसकी शारीरिक क्षमता का पता लगाया जाता है। दूसरा ये देखा जाता है कि संस्था को ऐसे रोगों से बचाना जो एक दूसरे व्यक्ति में तक जल्दी पहुंचते हैं। कोई जैसे छुआछूत की बीमारी तो ना हो, अगर है ऐसी तो उस व्यक्ति को इसके अंदर नहीं लिया जाता। तीसरा, कर्मचारियों की चिकित्सा पर खर्चे को कम करने के उद्देश्य से भी जांच करवाई जाती है। अब मान लेते हैं मेडिकल भी इसका पार हो गया, तो इस शारीरिक परीक्षण की बाधा जो है पार होने के बाद जो भी चयनित व्यक्ति होता है, सिलेक्टेड पर्सन होता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और उस पर डेट लिख दी जाती है जिस तारीख को उसको ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होता है। अब आता है 8 नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये मोस्टली तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पहले ही सब कुछ फिक्स होता है, फिर भी जॉब प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर वह क्या करता है, कुछ एक संस्था का कर्मचारी तो बन ही जाता है, पर साथ के साथ कर्मचारी और नियोक्ता डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर भी करते हैं। इसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म जो होता है वो होता है भरना, और वो कर्मचारी स्वयं ही इसको भरता है। और ये जो फॉर्म होता है भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़े तब यूज़ किया करने के लिए भरवाया जाता है। और रोज़गार के संबंध में कुछ बातें लिखी जाती है, जैसे जॉब टाइटल, किस टाइप की पोस्ट है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेट ऑफ रेगुलेशन, डेट ऑफ रेमुनरेशन, उसको क्या क्या मिलेगा, उसको कितना अलाउंस दिया जाएगा, वर्किंग आवर कितने होंगे, लीव के रूल क्या है, ग्रीवेंसेस रिमूवल प्रोसेस क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसेस क्या है और टर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है। तो इस तरह से करके लास्ट में उसको काम पर लगा दिया जाता है और ये सारी की सारी कंप्लीट कर दी जाती है। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ आ गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।